मुझे याद है कि जब वो चिताएं भी जलाने नहीं दे रहे थे, हम उस पहाड़ी को चढ़ रहे थे, तो मैंने डी साहब हमें मना करने लगे, तो मैंने कुरैशी साहब को बोला कि सुनिए, चिताएं तो हम जलाने जा ही रहे हैं, अगर इसको कुछ हो जाएगा निर्मल सिंह को, तो इसको भी एक जलती चिता में फेंक देना, तो अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो एक खड्डा खोद लेना और मुझे भी उसमें डाल देना। जी ने कुछ लोगों की नस दबाई है, तो ख्वाह वो नस दबाने से या क्या करने से भारतीय जनता पार्टी का और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते, तो मेरे सके भतीजे को मेरे सामने 10 गोलियां मारी हैं, मोहम्मद हुसैन वानी। मैंने एक बार अपने एक पार्टी के नेता को भी कहा और बड़े जोर से मैंने कहा कि जब आप नाम लेते हो कभी कभी शहदाओं का, तो अपने शहीद हुए हैं, तो आप कभी भूल जाते हो, तो आपको हुसैन वानी भी याद रखने हैं। आपने बात की जब लाल कृष्ण आडवाणी जी डोडा आए, उस समय भी वहां के जिला मजिस्ट्रेट ने उनको काफी फोर्स किया आडवाणी जी को कि यहाँ आप मत जाइए क्योंकि 25 किलोमीटर का रोड का सफर है। तो मैं पीछे खड़ा हुआ था, चमनलाल जी भी थे उस समय वहां पे, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी उनको देखने लगे, तो मैंने उनको ये शब्द कहे कि क्या आपको लगता है कि ये हवाखोरी करने यहाँ आए हैं? तो अगर इन्होंने बयान देना था तो फिर ये दिल्ली से ही देते। तो आडवाणी जी ने एकदम से मेरी तरफ मुंह किया, क्योंकि मुझे जानते थे, मैं कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता को नेता जरूर जानता है। तो आडवाणी जी ने मुझे कहा कि इश्तियाक आप बैठो। उन्होंने मुझे गाड़ी में अपने साथ हुई थी, मुझे अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, मैंने एक माँ को, एक 1.5 साल की बच्ची को, उसने, वो दोनों मर गए थे, उसको पसलियों में फंसे हुए देखा। मतलब उनको छुड़ा रहे थे तो वो छूटे नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे में फंस गए थे। तो फिर वहाँ पंडित जी ने बोला कि इनको एक ही चिता बनाएंगी। ख्वाह वो नस दबाने से या क्या करने से भारतीय जनता पार्टी का और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मुझे तो एक बार जब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मंत्री बनाया मुझे 2006 में अल्पसंख्यक मोर्चे का, ठीक, तो लोगों को इस्तकबाल फूलों से होता है। तो जब मैं गांव में पहुंचा था तो मेरा किसी और चीज से इस्तकबाल किससे हुआ इस्तकबाल आपका? वो मैं नाम भी नहीं ले सकता हूँ। मुझे बोलते थे कि इसको बाइकाट करो। मैं काफी देर सचमुच और बड़ी तकलीफ भी मैंने सही है उस वजह से, न सिर्फ मुझे बल्कि मेरी शरीक हयात को भी फ़ोन कर करके तंग करते रहते थे, बहुत ज़्यादा तंग। और कई बार कुछ टेररिस्ट ने मुझे, और एक बार मेरे कांधे पर ग्रेनेड पड़ा डोडा में, जब कुल्हांड का मैसेकर हुआ बहुत ज़बरदस्त। मुझे मिनी मोदी भी कहते थे, हालांकि तब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो तब हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री होते। इश्तियाक अहमद वानी भारतीय जनता पार्टी के नेता, डोडा में बहुत बड़े सियासतदान हुए, लीजेंड हुए, लेकिन तारीख ने उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। लस्सा वानी साहब के सुपुत्र और गुलाम कादिर वानी के भाई। लेकिन इस सब के बीच में इश्तियाक अहमद वानी बीजेपी के इस गोल्डन पीरियड में आखिरकार खामोश क्यों? बताइए कैसा लगता है अब आपको देखते हुए कि वो लोग जो एक वक्त में आपको दूर से देखते थे और कहते थे बीजेपी वॉल, आज आप उनको बीजेपी में देखकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे मालूम था कि अगर हमारा काम अच्छा होगा तो आहिस्ता आहिस्ता अगर हमारे मन में इनके लिए एक प्यार रहेगा तो एक दिन ये ज़रूर हमारे करीब आएंगे, हमारे प्यार से हम इनको जीत जाएंगे। और आज मुझे बेहद खुशी होती है कि जब वो अपने घरों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाते हैं तो मुझे अंदर से बहुत मसरत होती है। नहीं, अगर वो मसलहत के तहत भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो बड़ी कोताही कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी में आना है कि वो बोलते हैं कि हम बीजेपी में गए, तो क्या बीजेपी भी उनमें गई है? तो ये बहुत बड़ा सवाल मैटर करता है। अगर वक्त के किसी हालात को मद्देनजर रखते हुए वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं तो यहाँ भी ज़ूमर ऐसे लगे होते हैं कि उन पर बड़ी कड़ी निगाह रहती है। ऐसी बात नहीं है। यहाँ आपने आना है तो कुछ देने आना है, लेने की फिराक में रहोगे तो फिर अच्छा, कुछ याद है आपको वो दौर? इसमें मैं एक क्रिकेट की मिसाल दे सकता हूँ कि जब मुझे लगा कि एक पाटा पिच होती है जहाँ सारे आकर खेलते हैं,
रन बनाते हैं, तो मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं एक ऐसी पिच पर जाकर खेलूं जहां बोल रहे हैं कि यहाँ रन बनाने बड़े मुश्किल होते हैं। जैसे कभी कभी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी किसी जगह पर आउट हो जाते हैं, तो मैं अपने आप को विराट कोहली के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ पॉलिटिक्स में, तो मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं एक ऐसी जमात के साथ जुड़ूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जुड़ूं, और मैं इस पिच पर जाकर रन बन सकते हैं, क्योंकि टीम बहुत जबरदस्त थी। अच्छा। एक आदमी तो मैच जीताता नहीं है। हमने परसों वर्ल्ड कप जीता तो पूरी टीम वर्क की वजह से, वो किसी ने अच्छा कैच पकड़ा। जैसे आप महिमा मंडन बीजेपी का करते हैं जी, उस हिसाब से तो यूं महसूस होता है कि पार्टी आपके बारे में सोच सोच के बावली हो रही है कि इश्तियाक साहब को कहां बिठाएं। जब ये मौसम तब्दील हुआ है, जो लोग बीजेपी के मुखर तौर पर मुंह खोल के शोर करके कहते थे नहीं भाई जो बीजेपी के साथ है उसका हमने सामाजिक बहिष्कार करना है, वो लोग कुर्सियों पर और इश्तियाक साहब मैंने जो है अपने खामोश नेता घर पर। से एक बात सीखी है, माननीय हमारे आज के रक्षा मंत्री जी, उन्होंने बोला था कि वो कार्यकर्ता बड़ा बदबख्त होता है जिसको मांग कर कुछ मिले। अगर मैं करते करते, जैसे नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि मैंने बनने के सपने नहीं देखे हैं, तो करने के सपने देखे हैं। ठीक। वही करते करते अगर कभी कुछ बन गए तो बात अलग है, तो नहीं तो जो हम आज हैं, हमने 1992-93 में भारतीय जनता पार्टी का तो डोडा के एरिया में तो कोई सवाल ही पैदा, मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर में भी नहीं था। तो मुझे एक ही चीज अच्छी लगी कि उनके पास राष्ट्रवाद था। तो मुझे लगा कि ये नारा जब बुलंद कर रहे थे, तो मैं एक बार डोडा में गया, मैंने देखा चमनलाल जी गुप्ता साहब आ गए, उनको प्रशासन ने मना किया कि तुम डोडा में जलसा नहीं कर सकते हो, और वो बड़ी शर्म की बात थी। तो मैंने गुप्ता साहब को, उनमें कई सारे लोग अभी जिंदा भी हैं, तब हमारे जिला अध्यक्ष होते थे किश्तवाड़ के हमारे बृजमोहन शर्मा जी। ठीक। तो मैंने बृजमोहन जी शर्मा जी को बोला कि अभी हयात हैं वो, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, तो मैंने उनको कहा कि ऐसा क्यों नहीं करेंगे कि चमनलाल जी गुप्ता साहब को मैं घाट ले जाऊंगा। अब घाट का एक अलग ही परिचय था, तो उन्होंने बोला वहां तो डोडा से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने बोला घर ले जाएंगे, इस शहर बेचराग में तुम जाओगे कहाँ। तो मैंने कहा आए शब्बे फिराग तुझे घर ही ले चले। तो मैंने चमनलाल जी को गुजारिश की डोडा डाकबंगलो में कि चलो गांव, मेरे गांव में चलो, वहां जलसा करेंगे। तो वो जलसा हुआ, सुंदर हुआ, तो मुझे अच्छा लगा। कहते उस जलसे के नतीजे में आप पर भी बड़ा जुल्म सितम हुआ। होता है जब आदमी को जरा ऐसे जगहों पर खेलना पड़े तो मुश्किलात तो बहुत ज्यादा हुई। अच्छा, घट के कितने लोगों का हृदय परिवर्तन होते हुए आपने देखा पिछले 10 साल में? हृदय परिवर्तन का मैं अभी भी अंदाजा नहीं लगा सकता हूं, लेकिन जो उनकी अमित शाह जी ने कुछ लोगों की नस दबाई है, तो ख्वाह वो नस दबाने से या क्या करने से भारतीय जनता पार्टी का और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मुझे तो एक बार जब भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मंत्री बनाया मुझे 2006 में अल्पसंख्यक मोर्चे का, ठीक। तो लोगों को इस्तकबाल फूलों से होता है। तो जब मैं गांव में पहुंचा था तो मेरा किसी और चीज से इस्तकबाल किससे हुआ इस्तकबाल आपका? वो मैं नाम भी नहीं ले सकता हूँ। अच्छा। तो बड़ी अजीब हैरत थी, क्योंकि नेशनल पार्टी थी। मुझे मालूम था कि इन्होंने एक दिन इस भारत का, मुझे मिनी मोदी भी कहते थे, हालांकि तब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो तब हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे। तो मुझे ये समझ नहीं आती थी कि मुझे क्यों ऐसा बोलते हैं। तो फिर मैंने जब उनके बारे में अध्ययन किया तो मुझे लगा कि ये विकास के लिए जब नंबर अव्वल चीफ मिनिस्टर आए, मतलब जब पूरे हिंदुस्तान के विकास का नाम लेने लगे तो नरेंद्र मोदी जी नंबर अव्वल चीफ मिनिस्टर आए। और मैं जुनेद जी आपको ये भी कहूंगा, मुझे हैरत होती थी कि एक नेशनल पार्टी जो भारत माता की जय नारे लगाती है, और मुझे लगता था, मुझे बोलते थे कि इसको बाइकाट करो। मैं काफ़ी देर सचमुच उस, और बड़ी तकलीफ भी मैंने सही है उस वजह से, न सिर्फ मुझे बल्कि मेरी शरीक हयात को भी फ़ोन कर करके तंग करते रहते थे, बहुत ज़्यादा तंग। और कई बार कुछ टेररिस्ट ने मुझे
और एक बार मेरे कांधे पर ग्रेनेड पड़ा डोडा में, जब कुल्हाड़ का मैसेकर हुआ बहुत ज़बरदस्त। और मुझे याद है कि जब वो चिताएं भी जलाने नहीं दे रहे थे, तो मैंने डॉक्टर निर्मल सिंह जी और अशोक खुजूरिया जी और भी बहुत सारे नेता लोग थे, मुझे अभी याद है। तो चमनलाल जी थोड़े से चलने में थोड़ा उनको तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो खड़ी पहाड़ी चढ़नी थी। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ डिप्टी कमिश्नर थे तब गुलजार कुरैशी, और एसएसपी थे वहाँ मनास साहब। तो वो हमें भी वहाँ दाली मोड़ पर बोलने लगे कि आप भी ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि हमने कुछ इंटरसेप्ट किया है तो आप पर भी हमला करेंगे। तो डॉक्टर निर्मल सिंह जी खड़े थे, तो उनको चप्पल लगी थी, तो मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब बूट पहनिए आप। मैंने अपनी छोटी गाड़ी घर में छोड़ी थी, मैं एक मेटाडोर में आया था। उस मेटाडोर में मैंने 25-30 लड़के अपने गांव के बिठाए, निकले वो, उसमें हिंदू बच्चे भी निकले और मुसलमान बच्चे भी निकले। ये मैं जरूर उन दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं जो बहुत जरूरी, शायद सभी लोग इस बात को नहीं जानते होंगे। और हम उस पहाड़ी को चढ़ रहे थे, तो मैंने डीसी साहब हमें मना करने लगे, तो मैंने कुरैशी साहब को बोला कि सुनिए, चिताएं तो हम जलाने जा ही रहे हैं, अगर इसको कुछ हो जाएगा निर्मल सिंह को, तो इसको भी एक जलती चिता में फेंक देना। तो अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो एक खड्डा खोद लेना और मुझे भी उसमें डाल देना। तो ये आपने बोला? ये मैंने वर्ड बोले उनको उस समय। तो हम उस चढ़ाई में चढ़ते गए। तो उस चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते डॉक्टर निर्मल सिंह जी की तब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो उनका कुछ ऑपरेशन हुआ था दिमाग का उन दिनों। तो उनको प्यास बहुत लगी, तो प्यास का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो मैंने एक किस्म की बूटी होती है ताचिवानन साई भाषा में सुकंबर, बिल्कुल सुकांबर, तो मैंने वो जड़ी निकाली और डॉक्टर साहब को मैंने बोला कि फिलहाल इसी से काम चला लीजिए, और उन्होंने भी खा लिया और हम चले गए वहाँ। तो वहाँ लाशें पड़ी हुई थी। मुझे अल्लाह गवाह है, मैंने एक माँ को, एक 1.5 साल की बच्ची को, वो दोनों मर गए थे, उसको पसलियों में फंसे हुए देखा। मतलब उनको छुड़ा रहे थे तो वो छूटे नहीं, क्योंकि वो एक दूसरे में फंस गए थे। तो फिर वहाँ पंडित जी ने बोला कि इनको एक ही चिता बनाएंगे। अच्छा, 2 बच्चे और माँ, और वो 22 लाशें थी, और कुछ उसमें जख्मी भी हुए थे। उस रूम में उन्होंने सिर्फ उन 22 लोगों को नहीं मारा था, उसमें 25-30 लोग जख्मी भी हुए थे। कुछ भागे, कुछ मर गए, और एक ही परिवार के 8 लोग मरे। उसमें एक परिवार के, उनकी वाइफ भी, उनकी दादा दादी, बच्चा पोती, उनकी बहू, और उन डेड बॉडियों को जब हमने देखा तो मैंने दीवारों पर भी खून देखा। तो मौत का खौफ मुझे दूर हो गया, डर दूर हो गया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे मरे थे, और एक बूढ़ी माँ उन्होंने उसमें जिंदा रखी थी। वो भटक रही थी, दाएं बाएं भटक रही थी। और जब मैं चुनाव लड़ रहा था 2008 का, एक अलग वातावरण भी तैयार हुआ। और जब मैं उस गांव में गया तो उस माँ ने मुझे पहचाना। तो वहाँ कुछ और भी समाज के लोगों ने उनको बोला कि वोट उसको देना है, इसको देना है। तो मेरे लिए वो बहुमूल्य वोट था जब उस माँ ने बोला कि मेरा वोट इस लड़के को जाएगा, क्योंकि इसको मैंने उस रात उस युद्ध में लड़ते देखा था। तो मेरे लिए वो हजारों करोड़ों वोटों से बड़ा वोट था, क्योंकि वोट लेना और काम करना कुछ अलग बात थी। तो मेरा भी वोट पर, मैंने स्टेज पर, डोडा स्टेज में, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी आए, तब वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जब वो उस वारदात के वक्त वहाँ पर आए, तो उन्होंने जब मुझे वहाँ देखा काम करते हुए, तो मेरे लिए उनके शब्द वो बहुमूल्य थे। तो उन्होंने जब ये बोला था कि मैं कभी कभी सोचता था कि इस देश में क्या कोई अशफाकुल्ला पैदा हो सकता है, तो आज इश्तियाक वानी को देखकर ने ये सोचा कि अशफाकुल्ला अभी जिंदा है। मेरे लिए वो शब्द, मेरे लिए वो बहुमूल्य थे। एक एमपी, एक एमएलए, एक मिनिस्टर बनने से ज़्यादा वो मेरे लिए। इश्तियाक साहब, जैसे आपने खुद कहा कि उस इलाके में नरसंहार हुए हैं और बहुत बड़ी तादाद में हिंदू समुदाय के लोगों की शहादतें हुई हैं, चाहे चापनाड़ी की बात करें, कुल्हाड़ की बात करें, या बाकी इन इलाकों की बात करें। इश्तियाक साहब, कितने ऐसे मैसेकर्स हैं, कितनी ऐसी दर्दनाक वारदातें हैं, जिन दर्दनाक वारदातों में आप गए, आपने श्रद्धांजलि भी दी और आपने इन शहीदों को देखा? मैं
चापनाड़ी की आपने बात की, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी डोडा आए उस समय भी वहां के जिला मजिस्ट्रेट ने उनको काफी फोर्स किया आडवाणी जी को कि आप मत जाइए, आप मत जाइए, क्योंकि 25 किलोमीटर का रोड का सफर है। तो मैं पीछे खड़ा हुआ था, चमनलाल जी भी थे उस समय वहां पे। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी उनको देखने लगे, तो मैंने उनको ये शब्द कहे कि क्या आपको लगता है कि ये हवाखोरी करने यहाँ आए हैं? तो अगर इन्होंने बयान देना था तो फिर ये दिल्ली से ही देते। तो आडवाणी जी ने एकदम से मेरी तरफ मुंह किया, क्योंकि मुझे जानते थे, मैं एक कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता को नेता जरूर जानता है। तो आडवाणी जी ने मुझे कहा कि इश्तियाक आप बैठो। उन्होंने मुझे गाड़ी में अपने साथ बिठाया, चमनलाल जी अपने गाड़ी में बैठे, और हम जाते जाते जब प्रेमनगर के नीचे हमने उन चिताओं को आग लगानी थी, वो काम लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था। मुझे याद है कि जब हम प्रेमनगर के उस रोड से नीचे दरिया के किनारे आ रहे थे, तो गुलाम नबी टाक साहब भी थे डोडा के, जिनको बाद में आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया था, वो भी हमारे साथ थे। स्वर्गीय दया कृष्ण कोतवाल जी, उनका नाम लेना मैं कैसे भूल सकता हूँ। अगर मैं आज इस जगह पर मुझे कोई जानता है या पहचानता है, उसमें स्वर्गीय दया कृष्ण कोतवाल जी और चमनलाल जी गुप्ता साहब का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। इश्तियाक साहब मुझे बताइए कि उसके बाद वीडीजी बनी, वीडीजी विलेज डिफेंस ग्रुप जो अब बना है, उसको वीडीसी उसको कहते थे। क्या ये हकीकत है कि वीडीसी के बनने के बाद ही दहशतगर्दों ने इन मासूम लोगों को, खासतौर पर जो हिंदू समुदाय के लोग थे, उनको मारना बंद किया? देखिए, हथियार से तो फिर कोई भी डरता है। अगर किसी को पता लगेगा कि मैं यहाँ क्या बोलते हैं हथियार लेकर मैं भी अंदर हूँ, तो उन्होंने ये क्या बोलते हैं अपने हथियार को भी थोड़ा पीछे हटाना है, क्योंकि उस टाइम पर फिर बहुत मुश्किल होता है फिर अंदर घुसना अगर उनको पता लगेगा। तो जब फिर वीडीसी वाले बने तो उन्होंने बड़ी मुश्किलात के टाइम पर उस एरिया में उन्होंने प्रोटेक्ट किया। अच्छा इश्तियाक साहब, ये भी बताइएगा कि दहशतगर्दों ने, इसमें कोई शक नहीं कि हिंदू समुदाय के लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया, और मकसद साफ था कि इस पूरे इलाके से हिंदुओं का पलायन हो, वो लोग भाग जाएं यहाँ से। बिल्कुल। उसके अलावा कितने ऐसे आपके दोस्त हैं मुसलमान जिनको दहशतगर्दों ने सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते थे? अरे भैया, उसमें तो मेरे सके भतीजे को मेरे सामने 10 गोलियां मारी हैं, मोहम्मद हुसैन वानी। मैंने एक बार अपने एक पार्टी के नेता को भी कहा, और बड़े जोर से मैंने कहा कि जब आप नाम लेते हो कभी कभी शौदाओं का, तो अपने शहीद हुए हैं, तो आप कभी भूल जाते हो, तो आपको हुसैन वानी भी याद रखने हैं, तो उनका भी नाम लेना चाहिए। उनको क्यों गोली मारी? हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने लगे थे। उन्होंने चमनलाल जी गुप्ता साहब के उस फंक्शन को कामयाब करने के लिए हम पर क्यों ग्रेनेड फेंका था? मतलब मैं क्या कर रहा था ऐसा? हम भारत के नारे को बुलंद कर रहे थे, तो आप हम पर ग्रेनेड फेंकते थे। 4 मुंशीराम मेरे सामने, उन्होंने उसको, जब एक तो 25 लोगों की आपने हत्या की है, हम डोडा में धरना दे रहे हैं और जुलूस चल रहा है। उस जुलूस में मेरे साथ अनिल परिहार जी, बसंत राज जी, कौशल कोतवाल जी, और बहुत सारे नाम हैं, शायद स्वामीराज जी वहां के, हम चल रहे हैं। और हमारे अपने तब अध्यक्ष थे हमारे अशोक खजूरिया जी, तो हम चल रहे हैं और हम पर ग्रेनेड फेंका, 4 लोग और मर गए। और सरकार प्रशासन हमें ही डांट रही है कि तुम क्यों यहां पर धरना दे रहे हैं। अरे भाई, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम धरना दे सकते हैं, तुम उन पर पानी नहीं फेंक सकते हो, और आप हम पर ग्रेनेड फेंक रहे हो। और हॉस्पिटल डोडा में हमारी वो पिटाई की कि तो क्या ये सब कुछ आप जो बता रहे हैं, इसके बाद आपको अफसोस क्यों नहीं होता उन लोगों के ऊपर जो दहशतगर्दों के हमदर्द थे, जिनको दहशतगर्दों की मदद करने का इल्जाम जिन पर था? वो आज जब आप उनको नेशनलिस्ट लोगों के सफू में देखते हैं, तो फिर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? तकलीफ होती है, तकलीफ होती है। ठीक है, अगर कोई मुख्य धारा में आ गया नहीं, मुख्य धारा में भी अगर लाना है, अगर किसी को पुलिस की भर्ती में भी ले जाना है, तो उसकी भी छाती और उसकी हाइट नापी जानी चाहिए। मैं सारे लोगों को, अपनी पार्टी को भी और बाकी जमातों को भी बोलता हूं कि जब भी आप किसी को अपने इस प्रक्रिया में लेते हैं, तो आपने पूरा उनका अध्ययन करना है। मुझे तकलीफ होती है और होनी भी चाहिए। मैं एक मजबूत भारतीय नागरिक हूं, मुझे तकलीफ होती है और होनी
कौन सा प्रेशर कुकर है जिसकी बात की जा रही है कि शांति है पूरे जम्मू कश्मीर में जी। लेकिन बार बार कुछ लोग कहते हैं कि प्रेशर कुकर है कभी फटेगा, ये कौन सा प्रेशर कुकर है जो फटने की बात? अरे अगर फटेगा तो वो क्या फटेगा, उसमें क्या निकलेगा? लोगों को मारना अगर प्रेशर कुकर की वो है, तड़पन है, तो क्या गरीब लोग ही ना मरेंगे ना वहां? जमात का जहां तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर में जमात कौन सी आपने कहा? मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, जहां तक आपकी जमात का ताल्लुक है, वजह क्या है? आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जो हैं वो बीजेपी को अपनी जमात मानना शुरू करें, वोट दें आपको। पहाड़ियों को आपने एसटी दे दिया जी, उन्होंने ना पार्लियामेंट में आपको जितवाया ना असेंबली में आपको जितवाया, दोनों जगह बाहर गए। उसके बाद आपने कहा जनाब गद्दी सिपियों को दे देते हैं, फिर आपने कहा जनाब और कई चीजें आपने करने की कोशिश की, लेकिन सब जगह आपका फ्लॉप शो हो गया। आपको वोट जो है वो जम्मू कश्मीर की अक्सरियत नहीं अभी भी दे रही। क्या वजह है? क्या मुल्क भर में जो हालात बनते हैं उनका असर पड़ता है लोगों के ऊपर, या अभी आप मुसलमानों को कन्विंस करने में कामयाब नहीं हुए हो कि हमारा आपके लिए भी कोई अच्छा प्रोग्राम है? नहीं, हम अपने फराइज अदा कर रहे हैं। वो अपने फराइज अगर अदा नहीं कर रहे हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा उनको भी ऐसा करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अगर इश्तियाक से उतना ही प्यार करती है जितना उनको मालूम है कि मुस्लिम इस परसेंटेज से हमारे पास आ रहे हैं, और वो बोलते हैं कि ये 80% प्यार हिंदुओं से करते हैं। देखो अल्टीमेटली मुझे कोई शर्म नहीं आएगी, वोट तो हिंदू समाज के ही लोग, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा देते हैं। जब उनको ये लगेगा कि बीजेपी को मुस्लिम भी अब आहिस्ता आहिस्ता वोट देने शुरू करेंगे तो प्यार में इजाफा होना शुरू होता है। ठीक, एक माँ और एक बाप को भी पता लगता है कि उनके अगर 5-6 औलादें हैं। लेकिन वोट कैसे दे इश्तियाक साहब? आपके आसाम के चुने हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा अपने ट्विटर पर ट्वीट करवाते हैं, अपनी जमात के ट्विटर पर ट्वीट करवाते हैं कि वो गोली मार रहे हैं मियां मुसलमान को, और फिर वो ऐलान कहते हैं कि भाई मैं उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन नहीं हुआ हूं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, वो वहां के हालात और वहां के जो समीकरण होंगे उनको देखकर वो कुछ बयानात देते होंगे। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को, मैं राजनाथ सिंह जी को, मैं नरेंद्र मोदी जी को, और मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, मैं बाकी जो नेता हमारे लोग हैं उनको देखकर भारतीय जनता पार्टी में, देखिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा नेता नहीं है, मुझे क्यों वो फिर प्यार करते? मेरे में ऐसी कौन सी खासियत है कि वो मुझे प्यार करते? ठीक, मतलब मैं क्या हूं? मुझे हर महीने में एक बार देश के रक्षा मंत्री जी फोन करके मेरे हालात के बारे में मुझे जानकारी लेते हैं। मैं कभी नरेंद्र मोदी जी से नहीं मिला। लेकिन जमात में आप किसी पोजीशन पर क्यों नहीं फिर? और कोई मैं बड़ी अच्छी पोजीशन पर हूं। इससे अच्छी पोजीशन क्या होती है? नहीं, जमात जाहिर सी बात है, एक लंबे समय से कार्यकर्ता के तौर पर आप पार्टी में हैं, और आप पार्टी में तब थे जब कोई नहीं था, और अब पार्टी में सब हैं, और आप क्या कहते हैं पार्टी की किसी पोजीशन पर नहीं है। वो जिस पोजीशन पर वो रखेंगे हमें उसी पोजीशन पर रहना है। अगर मैं वाकई में कार्यकर्ता हूं तो फिर मैंने बड़े डिसिप्लिन तरीके से वहां रहना है। तो अगर मैं किसी दौड़ फिराक में हूं तो, हालांकि मैं किसी मजबूरी की वजह से बीजेपी में नहीं गया हूं, मैं आपके कैमरे के माध्यम से बोल रहा हूं, मैं डेडिकेशन से गया हूं। आप तब गए जब कोई नहीं था, और मुझे मालूम था कि आएंगे सारे लोग, अभी आएंगे। मुझे कभी कभी शक होता है कि उमर अब्दुल्ला साहब भी भारतीय जनता पार्टी ही ज्वाइन करेंगे। आपको लग रहा है? पक्का लगता क्या है, क्योंकि उनको जब लगेगा विकास और तरक्की और खुशहाली है तो मुझे लगता है कभी कभी राहुल गांधी जी भी किसी दिन हमारी जमात में होंगे। अच्छा, आपको लग रहा है उनका अपनी जमात में कुछ बन नहीं रहा, वो इधर ही आएंगे? नहीं, जाना कहाँ है। नरेंद्र मोदी जी के अलावा इस देश में देखिए, वो एक नेता ऐसे बने जिन्होंने देश को अपने कामों से इतना मजबूर किया कि लोगों को उनकी जमात में आना पड़ा। ठीक, तो आज भी आप देखिए जहां भी चुनाव होते हैं, हालांकि बदनामी करने के लिए कोई कसर नहीं रख रहे हैं। इनको कभी आंख मारने की जरूरत पड़ती है, कभी किसी फाइल की कहानी बतानी पड़ती है, उनके चरित्र पर दाग उठाने की जरूरत पड़ती है। तो जितना जितना ये नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलते जाएंगे उतना उतना देश इनको और धक्कारेगा। अच्छा, ये तय है। लेकिन इश्तियाक साहब वजह क्या है कि आपने देखा जम्मू में आरसपुरा वाली साइड एक जगह है, मौसम तब्दील होता है, वहां परिंदे आते हैं पूरी दुनिया से,
और जो ही मौसम फिर तब्दील होता है परिंदे सारे के सारे दोबारा उड़ जाते हैं। आपका कहने का मतलब है कि वो माइग्रेट बर्ड होते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड आपकी पार्टी में आते हैं, एकदम आपकी पार्टी उनको इंपॉर्टेंट पोजीशन हमारी पर भी उन बिठा, पर पूरी नजर बनी हुई होती है। नहीं लेकिन वो तो मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं, वो तो इंपॉर्टेंट जगहों पर भी बैठ रहे हैं, और जो आपके कार्यकर्ता लंबे समय से पार्टी में कार्यरत थे वो बेचारे अब पार्टी दफ्तर के बाहर से खिड़कियों से देख रहे होते हैं, भाई हमें भी बुलाओ अंदर। नहीं, उनको मालूम है कि हमारा पार्टी को भी मालूम है कि ये कहीं जाएगा नहीं। अच्छा, ये जो दूसरा आया है ये किसी स्वाद से आया है। अच्छा, ये कुछ चखने आया है, यानी आप इसको चाहते हैं चखने दो, स्वाद उसको का टाइम मालूम है- निकल जाए। उसको मालूम है कि ये भूखा भी रहेगा लेकिन इसी दरवाजे के बाहर रहेगा। ठीक। अगर इसको कुछ मिलेगा नहीं, ये खाएगा नहीं, लेकिन ये इसी दरी को बिठाने के लिए यहीं रहेगा। ठीक। तो वो जो आ रहे हैं तो हम भी किसी को इनकार नहीं कर रहे हैं, जो आ रहा है हम बोलते हैं आण दो आण दो आण दो। अच्छा, कई लोग थे जो बीजेपी के बड़े खास बड़े करीबी थे। अक्सर होता ही है, तबीयत है लोगों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आती थी तो जितने नेशनल कॉन्फ्रेंस के करीबी हैं उनको लगता था यार, वो पहले तय कर लेते चेयरमैन की जो जेके बैंक की कुर्सी उधर मैं बैठूंगा, वाइस चांसलर मैं बनूंगा। कोई सोचता था यार ये बोपी की कुर्सी पे मैं बैठूंगा क्योंकि हम वफादार हैं, और वफादार इन सेंस कि हम जमात के करीबी हैं। आपके यहाँ उल्टा ही मौसम है। जम्मू कश्मीर के वो तमाम बड़े इंटेलेक्चुअल लोग जिनको लग रहा था हम जमात के करीबी हैं, जिन्होंने लाठी डंडा खाया 2014 तक, जिनकी हमने एज ए जर्नलिस्ट मैंने उनको कवर किया है, मार खाई उनने पुलिस से, जिन पुलिस वालों ने उनको पीटा वो आपकी पार्टी में, ठीक है जी, वो आपकी पार्टी में अच्छी जगहों पर भी, और जिन मंत्रियों के कहने पर उनको पीटा वो आपकी पार्टी में बड़ी पोजीशन पर जाने वाले थे, और जिन्होंने और उसके बाद वो जिन्होंने कहा कि इसको उठा के ले जाओ उसको भी ले जाओ, ये जरूरी है इसको अंदर कर दो, वो आज आपकी जमात के बड़े लीडर हैं। तो अब ये जो बेचारा कार्यकर्ता था मार खा रहा था ना, वो अब आज सोचता कहता कमाल हो गया, इनकी तो चांदी है, ये जब इधर होते हैं तो हमें पिटवाते हैं, और ये जब हमारा वो दौर आता है तो ये हमारी पार्टी में आकर दोबारा हमारे लीडर बन जाते हैं। ये क्या स्कीम है? देखिए, स्कीम कुछ नहीं है, मुझे समझ आ रही है कि आप कहाँ का इशारा कर रहे हैं, और क्योंकि क्या आप लोगों ने मारे खाई है ना, आपको पता है फोन कहां से जाता था और मार कब पड़ती थी। नहीं, वो बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन हमारा भी जिगरा बड़ा है, हमने बड़ा दिल रखा है। जो आएगा हम उसका स्वागत करते हैं, जो जाएगा जब उसका उस वक्त बड़े अच्छे तरीके से टाटा बाय बाय कहते हैं। अच्छा, तो हमें वो भी कोई फिक्र नहीं होती। अच्छा, वो जो लोग इंतजार में थे कि भाई, और ये जम्मू कश्मीर में रीत रही है, ईद आती थी तो अलग अलग मंत्रियों के घरों के बाहर सरकारी अफसरों की लाइन लगती थी जी, कि मंत्री जी को सलाम करने जाना है। ठीक है। इसी तरीके से दिवाली आती थी तो दिवाली पर भी सलूट बजते थे जी, और ये रीत थी, और वहां जाके बताना होता था पूरा कि जनाब हम ही हैं आपके लॉयल। अब आपकी जमात के बेचारे कुछ लोग थे 2014 तक जो आगे पीछे बेचारे फाइलें लेके घूमते थे, और कभी पार्टी से बेचारों ने मांगा भी कुछ नहीं। अब जब मौसम बदला, बाहर आई, वो इंतजार में थे कि वीसी की कुर्सी मेरी, सीईओ की कुर्सी मेरी, तो उन्होंने देखा कि वीसी की कुर्सी पर भी कोई और, सीईओ की कुर्सी पर भी कोई और। वो कहते हैं अब पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़े, अब कई रिटायर हो गए, वो कहते हैं अब तुम कहीं बैठ ही नहीं सकते। अब क्या है ना कि पार्टी और जो सरकार हिंद में जो लोग बैठे हुए हैं, जो सोचेंगे उनकी सोच मेरे से कई आला होगी। तो वो सोच रहे होंगे, और जो वो सोच रहे होंगे, अब जो अमित शाह जी सोच रहे होंगे, तो मैं अगर उस सोच की तलाश में चले जाऊंगा तो मैं बह जाऊंगा उन लहरों में, क्योंकि वो वही जानते हैं कि इस समंदर में कैसे तैरते हैं। तो मैं अभी इसके समंदर के किनारे अभी कैंकरियों से भी नहीं खेल रहा हूँ। तो वो उनको उन जगहों पर अगर ला रहे हैं तो कुछ तो वजूहात होंगी। अब कुछ लोग बोलते हैं हमें स्टेटहुड, देखिए एक चीज का मुझे बड़ी हंसी आती है कि स्टेटहुड दे दो तो तभी हम सिलेंडर देंगे, स्टेटहुड दे दो तो तब हम डेली वेजर्स को पक्का करेंगे। कोई, जैसे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बोला, इनको कोई हाथ बांधे नहीं है। इन्होंने ये एक बहाना बनाया है कि हमें ये चीज नहीं मिल रही है, तो बीवी से शाम को झगड़ा करेंगे तो वो पूछेगी कि आपने मेरे साथ झगड़ा क्यों किया। वो बोलते हैं उधर से कि हमें स्टेटहुड नहीं मिला है, तभी मैंने आपसे आज शाम को झगड़ा किया। इनके घर के मामलात में किसी वक्त तुम तड़ाका हो जाता है तो रात को भी वो कभी ख्वाब में भी बोलते रहते हैं कि फिर उनको अपने
अहलियाएं या उनकी धर्मपत्नियां जो है वो जगाती हैं कि आप क्या बोल रहे थे, ये स्टेटहुड स्टेटहुड सब कुछ आएगा। अभी जो यहाँ से जा रहा है ना, जिसको वहां देखना है उन्होंने, वो अभी लखनपुर भी नहीं पहुंचा है। जिन्होंने ये देखने के लिए कागजात मांगे हैं वो अभी लखनपुर भी नहीं क्रॉस कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं उस गाड़ी को वापस लाओ लखनपुर से इधर, और हमें वो इख्तिदार फिर दे दो ताकि हम इन गरीब लोगों को फिर पीटते यहाँ पर, इनको फिर पिटाई करते। किसने लाया ये सारा जो ये बोल रहे हैं, ये तकलीफ जो जम्मू कश्मीर में लोग देख रहे हैं, ये किन्होंने लाई थी? किसने लाया? आपके माध्यम से जरूर मैं पूछना चाहता हूं, मैं अक्सर पूछता हूं। सब कुछ ठीक सामान्य चल रहा था, सारा ठीक ठाक चल रहा था। ये इनको पहले से चोरियों की आदत है, आज नहीं। मुझे और डोडा का एमएलए जेल हवालात में है ना, जेल में, वहां की रीत है। वहां 1983 में एक ऐसी चोरी हुई, केडी बंसल थे ऑब्जर्वर, वो आए, हमने उसको कुछ वो इंटरव्यू लंबा तो नहीं हो रहा है, नहीं आप बात करें जी, मैं बड़ी खास बात एक बोल रहा हूं, बिल्कुल करें। शायद सभी लोग आज पहली बार इसको सुनेंगे। वो एक ऐसी जगह है, वहां आज एमएलए की वजह से सीट खाली नहीं है। वहां 1983 से 1987 तक भी जुनैद जी खाली सीट रही, जब गुलाम कादिर वानी साहब जीते थे। जब नहीं जीते तो वहां मौलाना अताउल्लाह सोहरवर्दी साहब का ऐलान हुआ, वो डिस्प्यूट हो गया, वो डिस्प्यूट हो गया। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ऑब्जर्वर केडी बंसल को भेजा, तो जो संदूकड़ियों के कवर होने चाहिए थे प्रशासन के पास, तो वो हमने डागुले में उसको पेश किए कि ये 36 संदूकड़ियां हमारे पास कहां से आ गई, क्योंकि उन्होंने उसको प्रेमनगर के ऊपर एक जगह पर पकड़ा, इसलिए दूर वुचन ठाको ठाक मोहर ठाको ठाक ट्राइक तात्म। तो इलेक्शन यानी आज जो पहली बार हिंदुस्तान में पहली बार कोई जीते हुए नुमाइंदे को असेंबली के अंदर हलफ लेने नहीं दिया था, उनको कॉरिडोर से ही बाहर निकाला गया था कि आपकी एमएलए शिप की जीती हुई उसको रद्द करार देते हैं। और मुझे याद है कि रेडियो से अनाउंसमेंट हुई थी, और फिर वो सीट 1983 से 87 तक फिर खाली रही, और 87 में एकॉर्ड हुआ, और एकॉर्ड में मौलाना साहब को फिर अपने फारूक साहब ने टिकट दी वहां पर, और गुलाम कादिर वानी साहब का नाम वहां कटा। और वो ऐसा दौर आया फिर कि बोलते हैं सलाउद्दीन बन गया, फारूक साहब से बनोगत, फारूक अब्दुल्ला साहब ने बनाया, इश्तियाक वानी ने थोड़ी बनाया। वो आप जिस प्रक्रिया में उसको लाना चाह रहे हो ना, लेकिन आपने मजेदार बातें कही। नहीं भाईजान, एक चीज जरूरी बात कहूंगा, हमें तड़पन है, हमें भी और इनको भी, फारूक साहब को भी, कि वो आने चाहिए और चुनाव लड़ने चाहिए जो आज बाहर हैं। मतलब मानकर चलते हैं शबीर शाह या बाकी लोग या फिस्तानी लोग, जितने भी लोग हैं, और वो आए थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने आपकी सामने हार रखी थी। मैं देख रहा था उस समय, क्योंकि मैं बाहोशो हवास था, मैं राजनीति में 14 जनवरी 1983 को जेल गया हूं राजनीति करते करते, क्योंकि मेरा बाप 1962 में एमएलए था, तो 66 में मैं पैदा हुआ हूं, फिर मेरा भाई रहा, मेरा बाप 15 साल रहा, तो राजनीति तो बहुत करीब से देखी है। ठीक। तो जब सईद सलाह यूसुफ शाह था उसका नाम, वो लड़ रहा था कश्मीर से चुनाव, मोहम्मद यासीन मलिक उसका पोलिंग एजेंट था, तो ये चुनाव लड़ रहे थे, वो 12,000 लीड कर रहा है, और 19,000 वोटों से 19,000 वोटों से यूसुफ शाह, जो अब दहशतगर्दों का कमांडर इन जीत गए। मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कौम को सही बता रहा हूं, और जो नौजवान हैं जिनको इस बारे में कोई खबर नहीं है, वो चुनाव लड़ रहे थे, 19,000 वोटों से जीत रहे थे। फारूक साहब ने वटाली साहब को कहा कि इन एजेंटों को मार मार कर, हमीद शेख को, जावेद मीर को, यासीन मलिक को मार मार कर हड्डियां तोड़ो और इनको घसीट कर नीचे उतारो। ये मैं आपके मजबूत चैनल के द्वारा बाहोशो हवास एक सियासी जानकार हूं, मैं मार मार कर हड्डियां तोड़ी, और बोला उसको चीफ, वो जो होता है रिटर्निंग ऑफिसर, कि तुम ऐलान करो कि फलानी ने जीता।
ये तब हुआ है। तब हुआ। अच्छा, और 32 पोलिंग स्टेशनों 33 के परिणाम आए थे, 28 पर मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट लीड कर रही थी। तो वो क्या था उस समय ड्रामा। और मैं कश्मीरी भाइयों को भी आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि आपने उसके बाद 1996 में जब चुनाव हुए फिर 62 सीटें दी उनको, कहीं पर आपका अपना भी कसूर है। अच्छा, मुझे आखिर में ये बताइए इश्तियाक साहब कि एक टाइम था बीजेपी को कार्यकर्ता की पार्टी कहा जाता था। जी। कार्यकर्ताओं की पार्टी, इसलिए क्योंकि एकमात्र ऐसी पार्टी जिस पार्टी में पिता पुत्र का कोई रोल नहीं, जी। जिस पार्टी में मामा भांजा भतीजा का कोई चक्कर नहीं, जी। जिस पार्टी में आपको गद्दी पर इसलिए नहीं बिठाते क्योंकि आपके पिताजी वो थे या आपके दादा वो थे। ये जमात आहिस्ता आहिस्ता कार्यकर्ताओं की कम और लीडरों की पार्टी ज्यादा बनती जा रही है। क्या ये बीजेपी के लिए आने वाले कल में ठीक बात नहीं, है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पुत्र पार्टी नहीं बन रही है, लेकिन लीडरों की तो अगर- पार्टी अगर- बनती अगर- जा अगर रही कोई है। इसमें योग्य है, मतलब इस लायक है, तो उसको जरूर आगे करते हैं। अभी राजनाथ सिंह जी के पुत्र इस लायक हैं तो वो इस समय वहां के विधायक हैं नोएडा से। अगर यहाँ देवेंद्र सिंह राणा जी की बेटी देवयानी राणा उस लायक थी तो तब उसको उस जगह पर पहुंचाया है। ये जमात चलती है कार्यकर्ताओं से। इनके और हम में ये फर्क है कि वहां किचन में तय होता है। फारूक अब्दुल्ला साहब की किचन में तय होता है कि कौन लड़ेगा। ठीक। महबूबा जी के किचन में तय होगा कि कौन लड़ेगा। यहां पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, वो तय करता है कि कौन लड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता इश्तियाक अहमद वानी।